संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार दर्शकों, फोर साइड्स टीवी के हिंदी बुलेटिन में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। वो खबर चाहे राजनीति की हो, स्पोर्ट्स की हो या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय खबर हो, हर बड़ी खबर की जानकारी आपको दी जाएगी, तो हो जाइए तैयार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। अब भारत सरकार ने गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान के चैनल जो बैन किए गए हैं भारत में, इन चैनलों में पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर और आरजू काजमी जैसे कई बड़े यूट्यूब चैनल भी शामिल हैं। साथ ही कई प्रमुख मीडिया हाउस के यूट्यूब चैनलों पर भी भारत में रोक लगा दी गई है। आतंकवादियों को उग्रवादी कहे जाने पर बीबीसी को पत्र भेजा गया है। गृह मंत्रालय की सिफारिशों के बाद भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर में पिछले हफ्ते 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद भारत, उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और गलत सूचना प्रसारित करने के लिए पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कई न्यूज चैनलों पर भी रोक लगा दी गई है। पाकिस्तानी चैनलों पर रोक लगाने को लेकर मंत्रालय से जुड़े अधिकारी का कहना है कि भारत के खिलाफ भड़काऊ, सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री और गलत सूचना प्रसारित करने के कारण पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए गए हैं। पाकिस्तान के जिन 16 यूट्यूब चैनलों पर रोक लगाई गई है, इसमें शोएब अख्तर के चैनल के अलावा वहां के कई बड़े मीडिया हाउस के यूट्यूब चैनल भी शामिल हैं। डॉन न्यूज, समा टीवी, ARY न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार टीवी, द पाकिस्तान रेफरेंस, जियो न्यूज, समय स्पोर्ट्स और उजैर क्रिकेट प्रमुख हैं। भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान के जिन 16 यूट्यूब चैनलों पर पाबंदी लगाई गई है, कुल मिलाकर इनके पास 63.08 मिलियन यानी 6.3 यानी कि 6.3 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। इसमें से सबसे अधिक सब्सक्राइबर्स जियो न्यूज के यूट्यूब चैनल जियो न्यूज के पास है। इसके कुल 18.1 मिलियन यानी 1.8 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। इसी तरह ARY न्यूज के करीब 14.6 मिलियन यानी 1.4 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। इसके बाद समा न्यूज के करीब 12.7 मिलियन यानी 1.2 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। इस बीच समाचार एजेंसी के अनुसार भारत सरकार ने बीबीसी को भी आतंकवादी को उग्रवादी कहे जाने पर पत्र लिखा है। सरकार ने बीबीसी को आतंकवादियों को उग्रवादी बताने वाली उसकी रिपोर्ट पर औपचारिक पत्र भेजा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हाल ही में पहलगाम में हुए अटैक पर पाकिस्तान को लेकर टिप्पणी की है। पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम में किए गए आतंकी हमले को लेकर निशिकांत दुबे ने कहा, साल 2025 तक पाकिस्तान नामक देश का नाम पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान ने जो हमारा हिस्सा लिया है कश्मीर का, वो तो हमारा है, उसको तो हम वापस लेंगे। लेकिन पाकिस्तान खंडित होके एक देश बनेगा जिसका नाम होगा बलूचिस्तान, दूसरा देश होगा जिसका नाम होगा पख्तूनिस्तान, और तीसरा होगा देश जिसका नाम होगा पंजाब। उसको 4 भाग में विभक्त यदि माननीय मोदी जी ने नहीं कहा किया इस 2025 में, फिर आप कहिएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो है झूठा आश्वासन देते हैं। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दुमका देवघर लाइन पर देवघर और मोहनपुर रेलवे स्टेशनों के बीच प्रस्तावित महेश मारा हॉल्ट की आधारशिला रखी। इसी दौरान उन्होंने पहलगाम अटैक को लेकर बात की। बीजेपी सांसद ने महेश मारा हॉल्ट की
आधारशिला रखते हुए सभा को संबोधित करते हुए कहा, ये मोदी की गारंटी है, आपको इस पर भरोसा करना चाहिए। मोदी जी जो भी कहते हैं आपने उसे हमेशा सच होते देखा है। इसी के बाद सांसद ने पहलगाम अटैक का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो देश के हालात हैं और जिस ढंग से हिंदुस्तानियों को, खासकर हिंदुओं को चुन चुन कर मारा है पाकिस्तानी आर्मी ने, आज मैं यहाँ से आपको बोल कर जा रहा हूँ कि बिहार में जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि सब आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, साल 2025 के बाद इस धरती पर से पाकिस्तान नामक देश खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ। इस अटैक में 28 टूरिस्टों की जान गई, जिसमें 2 विदेशी टूरिस्ट भी थे। इसी के साथ कई लोग घायल भी हुए। इस अटैक के बाद से ही पहलगाम समेत कई इलाकों में दहशत फैल गई है। इसी के बाद भारतीय सेना अलर्ट मोड पर आ गई है और पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। अभी तक कई आतंकवादियों के घरों को ढेर कर दिया गया है, साथ ही पाकिस्तानियों का वीजा भी रद्द कर दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को रोकने का फैसला लिया है। भारत के इस फैसले के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बांग्लादेश को भी पानी की आपूर्ति निलंबित करने का आह्वान किया है। दुबे पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई का आग्रह कर रहे हैं। दुबे ने कहा, गंगा जल के लिए बांग्लादेश के साथ समझौता गलत था और ये 1996 में कांग्रेस सरकार की गलती थी। उन्होंने कथित तौर पर आतंकवाद से जुड़े देशों के साथ पानी साझा करना जारी रखने के तर्क पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, कब तक हम सांपों को पानी देंगे, अब उन्हें कुचलने का समय आ गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के भारत के एक्शन से घबराए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात की है। इस मुलाकात में शहबाज ने भारत के वर्तमान और संभावित कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। कहा जा रहा है कि नवाज ने अपने छोटे भाई से भारत के खिलाफ अच्छे से पेश आने की सलाह दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रविवार रात को शहबाज शरीफ अपने भाई से मिलने उमरा निवास पर पहुंचे। यहां पर शहबाज ने पूरी रिपोर्ट नवाज को सौंपी और उन्हें बताया कि कैसे भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहा है। बैठक में शहबाज की सारी दलीलें सुनने के बाद नवाज ने कहा कि शांत रहने में ही फायदा है। नवाज ने शहबाज से कहा कि मंत्रियों और अन्य नेताओं से चुप रहने के लिए कहा जाए, जिससे माहौल और ज्यादा ना खराब हो। नवाज ने बैठक में अपने भाई से कहा कि शांति से ही बात बन सकती है, अगर युद्ध करोगे तो इससे पाकिस्तान का ही नुकसान होगा। शहबाज और नवाज के बीच बैठक में मौजूद एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी से कहा, नवाज शरीफ की कोशिश वार्ता शुरू करने की है। उन्होंने अपनी इच्छा अपने भाई शहबाज को बता दी है। नवाज राजनयिक वार्ता पर जोर दे रहे हैं। इस अधिकारी के मुताबिक नवाज आक्रामक रुख अपनाने के इच्छुक नहीं है। नवाज को ब्रीफ देने पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात का जिक्र किया। शहबाज का कहना था कि पाकिस्तान पर जानबूझकर एक्शन लिया गया है। पानी रोकने से दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। शहबाज ने बताया कि कैसे पानी न मिलने से पाकिस्तान की स्थिति खराब हो सकती है। इस पर नवाज ने कहा कि दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं और इसलिए युद्ध की बात ना करें, राजनयिक वार्ता से हल निकालने की कोशिश करें। पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया। हमले में 28 टूरिस्टों की जान चली गई। उसके बाद आतंकियों की तस्वीरें जारी की गई, जिनके तार पाकिस्तान से जुड़े, लेकिन सब कुछ साफ साफ दिखने के बावजूद शाहिद अफरीदी हैं कि मानते ही नहीं हैं। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप
कोई भी मुल्क, कोई भी मज़हब सपोर्ट नहीं करता। और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान, हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है हमेशा। हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे हम लोग हमेशा। हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से, टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज अ कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी फ़्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से यहाँ, क्रिकेट नहीं खेलते आपस में। तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। शाहिद आफरीदी ने फिर से एक कोरी बकवास की है और कहा है कि भारत अपने लोगों को खुद ही मरवाता है। अब बेशर्मी की भी हद होती है। जो चीज सीधी और साफ सभी को दिख रही है, उससे मानने के बजाय पाकिस्तान में बैठकर शाहिद अफरीदी सारी सीमाएं लांघ रहे हैं। सवाल है कितना गिनेंगे शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी ने जो कहा है पहले उस पर जरा गौर कर लीजिए। पहलगाम हमले को लेकर उन्होंने कहा कि पहले तो 1 घंटे तक वो खुद ही दहशतगर्दी करते रहे। वहाँ उनकी 8 लाख फौज में से तब कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट में पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। तो यही काम है, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर बताते हैं कि हम तो जिंदा हैं। इस तरह का काम ना करें भारत। दहशतगर्दी तो कोई भी मुल्क सपोर्ट नहीं करता और पाकिस्तान तो हमेशा से अमन की बात करता आया है। ये कोई पहली बार नहीं जब शाहिद अफरीदी ने बेशर्मी की हद पार की है और इस तरह का बेफिजूल बयान दिया है। जैसा अब वो ये कह रहे हैं कि भारत अपने लोगों को खुद ही मरवाता है, वैसे ही पहले तो पहलगाम हमले के लिए भारतीय सेना को भी जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। उन्होंने भारतीय सेना को बेकार बताते हुए कहा था कि भारत में अगर पटाखा भी फटता है तो उसका आरोप पाकिस्तान पर मढ़ा जाता है। पहलगाम में जो हुआ उस घटना से साफ है कि भारतीय सेना निकम्मी और नालायक है, वो सुरक्षा देने के काबिल नहीं है। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने टूरिस्टों को निशाना बनाया था। उस घटना में 28 लोगों की जान गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार की तरफ से कठोर फैसले भी लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में अटैक के बाद अब ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को परमाणु शक्ति को लेकर घिरा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान हमेशा परमाणु शक्ति होने की बात करता है। उन्हें याद रखने की जरूरत है कि अगर वो किसी देश में जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठेगा। ओवैसी ने कहा इस तरह से आकर भारत की सरजमी पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना। उन्होंने आगे कहा तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो, तुमने तो ISIS की तरह काम किया है। मैं प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं कि अगर कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है तो कश्मीरी भी हमारे अभिन्न अंग है। हम कश्मीरियों पर संदेह नहीं कर सकते। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए एक बार फिर पाकिस्तान की आलोचना करते हुए AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा कि समय के हिसाब से पाकिस्तान भारत से आधा घंटा पीछे है, लेकिन वैसे पाकिस्तान भारत से आधी सदी पीछे है। ओवैसी वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध करने के लिए महाराष्ट्र के प्रभानी में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को घेरा। हैदराबाद के सांसद ने आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पाकिस्तानी नेताओं की धमकियों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा आपके देश का बजट हमारे सैन्य बजट के बराबर भी नहीं है। साथ ही ओवैसी ने मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए कार्रवाई करें। वक्फ संशोधन अधिनियम पर ओवैसी ने लोगों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से घोषित विरोध कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अपील की। उन्होंने लोगों से 30 अप्रैल को लाइट बंद करके बत्ती गुल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आग्रह किया। AIMIM प्रमुख ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए अजीत पवार, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुसलमान और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वाले लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। ओवैसी ने आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पीठ में छुरा घोंपने पर उतर आए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि उन्होंने विधेयक का समर्थन करके अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को दांव पर लगा दिया है।
पहलगाम हमले के बाद कुछ बड़ा होने की चर्चा तेजी से चल रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार सुबह सबसे पहले आर्मी चीफ से मुलाकात की और लंबी मंत्रणा की। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे और वहां पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। राजनाथ ने पीएम को ताजा हालात के बारे में अपडेट दिया है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक की है और पहलगाम में चल रहे ऑपरेशन और स्थिति की जानकारी दी है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह साउथ ब्लॉक पहुंचे थे, जहां उन्हें सेना प्रमुख ने सैन्य ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी थी। दरअसल पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बेहद सख्त रुख देखा जा रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया में ये चर्चा है कि कुछ बड़ा होने वाला है और भारत आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने जा रहा है। दिल्ली से लेकर बॉर्डर तक हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा था, पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है, हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। पीएम मोदी ने आगे कहा था, आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। डीआरडीओ ने 26 अप्रैल 2025 को स्क्रैम जेट की सफल टेस्टिंग की। इसे हाइपरसोनिक मिसाइल में लगाया जाएगा। इस टेस्टिंग के साथ ही भारत अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास हाइपरसोनिक हथियार है। यह भी हो सकता है कि यह इंजन हाइपरसोनिक मिसाइल की इतनी स्पीड दे कि अमेरिका, चीन भी पिछड़ जाए। इस मामले में फिलहाल रूस सबसे आगे है, लेकिन अब भारत भी रेस में आ पहुंचा है। पहले ये प्लान ब्रह्मोस 2 मिसाइल को लेकर थी, लेकिन रूस यूक्रेन जंग की वजह से हो रही देरी की वजह से भारत ने अपनी ही तकनीक, हथियार और मिसाइल बना लिया। इस इंजन से बनी मिसाइल कुछ ही सेकंड में इस्लामाबाद पहुंच जाएगी। मिसाइल तो पहले ही बन चुकी है, नवंबर 2024 में परीक्षण भी हो चुका है। नाम है लर्श्म, यानी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, लेकिन नया इंजन इसे स्पीड देगा। पहले इंजन से ये मिसाइल 11,113.2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, यानी एक सेकंड में 3.087 किलोमीटर जा सकती है। इस नई मिसाइल की रेंज है 1500 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा, यानी इतनी दूरी तय करने में इस मिसाइल को करीब 8 मिनट लगेंगे। दिल्ली से इस्लामाबाद 690 किलोमीटर, कराची 1100 किलोमीटर और कोलकाता से ढाका 250 किलोमीटर और चिटेगोंग 370 किलोमीटर, यानी 1-2 मिनट से 6 से 7 मिनट के अंदर इन देशों में तबाही पक्की। पाकिस्तान सीमा पर रख कर ये मिसाइल दागी जाए तो पूरा पाकिस्तान इसकी रेंज में आएगा। चीन से सटी सीमा पर रख कर दागी जाए तो लगभग 45% चीन इसकी रेंज में आएगा, यानी हिमालय की तरफ से अगर इसे समंदर के किनारे रख कर दागा जाए तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर में दुश्मन देशों के जहाजों को नष्ट कर सकती है। यानी इस एक मिसाइल से रूस और चीन के बाद भारत की धाक रशिया में बढ़ गई है। भारत की लराश्म, यानी ये हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल कई तरह के हथियारों को ले जाने में सक्षम है, वो भी अलग अलग रेंज तक। अगर हथियार का वजन कम होगा तो इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगी। इस मिसाइल को कई तरह के रेंज सिस्टम से ट्रैक किया जा सकता है। भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक करने का सिस्टम भी मौजूद है।
जबकि ये सिस्टम दुनिया के कई ताकतवर देशों के पास मौजूद नहीं है। ये मिसाइल कई तरह से टर्मिनल मैन्यूवर कर सकता है, यानी दुश्मन चाहकर भी इसे टारगेट नहीं कर सकता। ये मिसाइल अपनी गति, दिशा और मार्ग को जरूरत पड़ने पर थोड़ा बदल सकती है। साथ ही इसकी सटीकता बेहद मारक है। तो दर्शकों, हिंदी के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ फोर साइड्स टीवी के साथ।